Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services। आज की पहली टॉपिक है पेरिस क्लब। श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, डेट क्राइसिस, इसी बीच पेरिस क्लब नेशंस ने एक 10 साल का मोरेटोरियम प्रपोज किया है ऑन श्रीलंकन डेट और 15 साल का एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग फॉर्मूला भी प्रपोज किया है टू सॉल्व द क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। हमें पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2019। ये इस कंट्री का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1948। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। इनकी जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुकी है, मेडिकल सप्लाईज भी शॉर्टेजेस में चल रहे हैं और जो बेसिक कमोडिटीज हैं इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है श्रीलंकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स कट्स कर देना, टैक्स रिड्यूस कर देना, मनी क्रिएशन, हमें पता है इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। नेशन वाइड पॉलिसी शिफ्ट हुआ है जिसमें ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फार्मिंग को बहुत ज़्यादा ही फोकस दिया गया था। इसके अलावा 2019 में बॉम्बिंग्स हुई श्रीलंका में, कोविड-19 का कहर तो है ही, तो कई सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखने को मिल रही हैं और एट प्रेजेंट श्रीलंका में प्रोटेस्ट्स कंटिन्यू चल रहे हैं। लीडरशिप में जो राजपक्सा फैमिली है श्रीलंका की, उनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की, लेकिन श्रीलंका ने रिफ्यूज़ किया। और हमें पता है कि चाइना का जो आर्म ट्विस्टिंग पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी, उसका भी श्रीलंका विक्टिम है। हम्बनटोटा पोर्ट का एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। 2022 में फिर रशिया यूक्रेन इन्वेजन हो गया, तो इससे श्रीलंका की कंडीशन और भी खराब हो गई स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से। एट प्रेजेंट श्रीलंका की फॉरेक्स रिजर्व्स में सिर्फ $1.9 बिलियन हैं और श्रीलंका को $4 बिलियन से भी ज़्यादा रीपे करने की ज़रूरत है। वो पूरी तरीके से डेट में फंस चुका है, तो अपनी ऑब्लिगेशंस वो पूरे नहीं कर पा रहा है। इसी बीच पेरिस क्लब ने इनिशिएटिव लिया है, एक प्रपोजल दिया है श्रीलंका की इस डेट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये बैकग्राउंड था समझने के लिए पेरिस क्लब को। पेरिस क्लब जो है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है जो नेशन डेट क्राइसिस में फंस चुका है उनके लिए वर्केबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। पेरिस क्लब जो है इसे क्रिएट किया गया था फ्रॉम 1956। इसमें पहला जो नेगोशिएशन था वो अर्जेंटीना और इसकी पब्लिक क्रेडिटर्स के बीच में था, पेरिस में हुआ था, इसीलिए पेरिस क्लब। इस पेरिस क्लब का जो मकसद है एज डिस्कस्ड बिफोर, इट इज़ टू ट्रीट पब्लिक क्लेम्स। इसमें जो भी सॉवरेन डेट रहती हैं कंट्रीज की, अगर वो उसमें डिफॉल्ट कर जाते हैं तो इन दैट केस देखा जाता है कि किस तरीके से उस डेट को रिजॉल्व करने के लिए जो ऑब्लिगेशंस हैं उसे थोड़ा रिड्यूस किया जाए ड्यूरिंग ए डेफिनेट पीरियड। फिर उसमें रीशेड्यूलिंग की जाती है, सपोज एक पर्टिकुलर डेट तक इतना पैसा वापस देना था, उसको रीस्केड्यूल कर दिया ताकि उस कंट्री को, डेट में फंसे कंट्री को थोड़ी सी सहूलियत हो गई और थोड़ा सा टाइम मिल गया। इसके अलावा डेट रिलीफ के लिए पोस्टपोनमेंट का भी प्रोविजन है। तो कई सारी चीज़ें पेरिस क्लब जो है वो चॉक आउट करती है ताकि जो डेट ट्रैप्ड जो नेशन है उसे थोड़ी रिलीफ मिल जाए। मेंबर्स की बात करें तो इसमें 22 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं मोस्टली, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जापान भी है। तो टोटल अगर हम 22 कंट्रीज की बात करें परमानेंट मेंबर्स की पेरिस क्लब की, तो उसमें है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो सारी क्रेडिटर कंट्रीज हैं ये पेरिस में हर साल 10 बार मीट करती है। ये जो मीटिंग होती है ये बेसिकली नेगोशिएटिंग सेशंस होते हैं जिसमें नेगोशिएशंस की जाती है
कि जो भी कंट्रीज इकोनॉमिक ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। इसमें पेरिस क्लब के ऑपरेशंस को फैसिलिटेट किया जाता है। जो फ्रेंच ट्रेजरी है वो एक स्मॉल सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करते हैं और इसमें एक चेयरमैन को भी अपॉइंट किया जाता है जो फ्रेंच ट्रेजरी के ही एक सीनियर ऑफिशियल होते हैं। अभी तक मोर देन 433 एग्रीमेंट्स पेरिस क्लब साइन कर चुकी है विथ 90 कंट्रीज। पेरिस क्लब कंट्रीज जो है ये डेटर कंट्रीज की, जो डेट में फंसे कंट्रीज हैं, इनकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए राजी होती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशनैलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटर जो कंट्री है क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर उसने कमिट किया है कि वो अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएगा अपनी कंट्री में टू रिस्टोर फाइनेंशियल सिचुएशन। इसके अलावा क्या उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम के अंदर जो भी रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाते हैं, रेकमेंड किए जाते हैं, क्या उन्हें वो इम्प्लीमेंट करता है, उसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब अगर वो कंट्री IMF की जो प्रोविजंस हैं, उसकी जो अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट है उसके साथ चल रहा है, तभी उसकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पेरिस क्लब सोचेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेप ए इन्फेक्शंस। रिसेंटली यूके में कुछ बच्चों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ स्ट्रेप ए इन्फेक्शंस। स्ट्रेप ए या फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये एक तरीके का बैक्टीरिया है विच इज फाउंड इन द थ्रोट और ऑन द स्किन। इन मोस्ट पीपल इट डज नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। तो ये वैसे ही रहते हैं थ्रोट में या स्किन में कॉलोनाइज करके ये बैक्टीरिया, और इसमें कोई सिम्टम्स भी अपीयर नहीं होते। बट इन सम पीपल इट कैन कॉज अ रेंज ऑफ डिफरेंट इलनेसेस, फॉर एग्जाम्पल नोज से रिलेटेड, थ्रोट या लंग से रिलेटेड। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये बैक्टीरिया जो है ये स्प्रेड होते हैं थ्रू कफ्स, स्नीज एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जो लोग इस बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स बट दे आर लाइकली टू पास दी स्ट्रेप ए बैक्टीरिया, और इसकी वजह से दूसरे जो है दे कैन फॉल इल। सिम्टम्स की बात करें तो थ्रोट में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें थ्रोट पेन होता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग होता है ऑफ द टॉन्सिल ग्लैंड्स। इसके अलावा वाइट पैचेस देखने को मिल सकते हैं। लिम्फ नोड्स में भी एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। दूसरी सिम्टम्स में आते हैं पेनफुल स्वॉलोइंग, डिफिकल्ट स्वॉलोइंग, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, रैश एटसेट्रा। फेरिंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, स्किन इन्फेक्शन, सेल्यूलाइटिस, निमोनिया जैसे कई और सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसी फीवर विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इज कॉल्ड स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में जो रैशेस देखने को मिलते हैं उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, पॉइजन, एंड दीज रैशेस आर कॉल्ड स्कारलेट, और इसी से नाम पड़ा है स्कारलेट फीवर। सिमिलरली सेल्यूलाइटिस में बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। इट्स अ सीरियस कंडीशन। इसमें बैक्टीरिया जो है वो स्किन में एंटर कर जाता है। तो सेल्यूलाइटिस भी एक सिम्टम है ऑफ स्ट्रेप ए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस विदाउट ट्रीटमेंट ही सिम्टम्स जो है वो कुछ टाइम बाद सबसाइड करने लगते हैं। स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है कभी कभी, लेकिन इन केस ऑफ GAS जिसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के डिफरेंट बैक्टीरियाज आ जाती हैं और उसी की वजह से इलनेसेस होती हैं, सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है, एंड इन दैट केस इट इज कॉल्ड इन्वेसिव GAS। इन्वेसिव जब हो जाता है तो जाहिर है कि बॉडी की जो नेचुरल डिफेंसेस है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, वो बैक्टीरिया के साथ लड़ नहीं पा रही है। एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया डिफरेंट पार्ट्स में एंटर करने लगता है बॉडी के थ्रू द ब्लड into the deep muscles or lungs. Invasive group A streptococcus disease की जो most severe forms होती हैं उसे कहते हैं streptococcal toxic shock syndrome। इसमें symptoms की वजह से हाई फीवर होता है, लो ब्लड प्रेशर, स्कारलेट फीवर, किडनी या लिवर डैमेज हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, इन सब चीज़ों से जो विक्टिम है वो गुजरते हैं। नेक्रोटाइजिंग
फैसाइटिस या फ्लैश ईटिंग डिजीज कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और इसी की वजह से सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। बट इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन। लेकिन अगर टॉक्सिक हो गया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस डिजीज, देन इन दैट केस देयर कैन बी डेथ, हाई डेथ रेट पॉसिबल है यहाँ पे। अगर इन्फेक्शन इन्वेसिव हो चुका है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स से ट्रीट किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस डिजीज़ में कुछ अर्ली सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें है हाई फीवर, सीवियर मसल एक, पेन हो सकता है इन वन एरिया ऑफ द बॉडी, रेडनेस एट द साइट ऑफ अ वुंड, वॉमिटिंग, डायरिया, दीज आर द सिम्टम्स। Now, who are at risk of catching this infection? Of course, अगर कोई कांटेक्ट में आ जाते हैं with someone who has strep A, जो भी 65 years old से भी ज़्यादा एज के हैं, वो जिन्हें HIV है, they are at risk, जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं या दूसरे ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, वो भी रिस्क में रहते हैं। स्ट्रेप ए को एज मैंशनड अर्लियर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके ट्रीट किया जाता है। इट कैन बी अ सीरियस इलनेस। अगर प्रॉम्प्टली एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते हैं तो इट कैन बी अ थ्रेट। 24 आवर्स में अगर एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है तो ये कंटेजियस भी नहीं रहता, ये स्प्रेड भी नहीं करता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। यूके में जो बच्चों की डेथ्स हो रही है, सिंस डेथ हो रही है, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इन्वेसिव इन नेचर। इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस डिजीज की वजह से इनकी डेथ्स हो रही है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप एंड इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर लैक्टोबैसिलस। और इसमें ग्राम पॉजिटिव है तो हमने पिछले ही सेशंस में अभी डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ज़्यादातर जो स्ट्रेप्टोकोक के जो होते हैं बैक्टीरियाज, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब दे आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग बोथ एरोबिकली एंड एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन के सहारे, ऑक्सीजन के बावजूद भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। अगली टॉपिक है कांगेर वैली नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक सिस्टमेटिक इंटरस्टेट बर्ड सर्वे हुआ और इसमें कांगेर वैली नेशनल पार्क से 200 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज डॉक्यूमेंट किए गए। जाहिर है कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसका जो नाम है कांगेर, ये पड़ा है फ्रॉम कांगार रिवर जो कि इस नेशनल पार्क से गुजरती है। 1982 में कांगेर वैली को नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया। कांगेर वैली नेशनल पार्क में मिक्स्ड ह्यूमिड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं जिनमें सैल, टीक, बैम्बू ट्रीज, शगुन ट्रीज ये सब पाए जाते हैं अबंडेंटली। सबसे पॉपुलर जो स्पीशीज है कांगेर वैली नेशनल पार्क में जो मिलता है वो है बस्तर मैना। ये छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है। कांगेर वैली नेशनल पार्क में 3 एक्सेप्शनल केव्स भी पाए जाते हैं जो कि है कुटुम्बसार, कैलाश और दंडक। तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है ये कांगेर वैली नेशनल पार्क में ही लोकेटेड है। इस मैप में हम छत्तीसगढ़ के कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को देख सकते हैं। ये है नीचे जो है कांगेर घाटी आप देख सकते हैं जिसकी बात हमने की। इसके अलावा इंद्रावती, सीता नदी, उड़ंती, गोमर्दा, अचानकमार, संजय, सिमरसोट, संजय दुबड़ी, बागदाड़ा, ये सारी ही नेशनल पार्क सैंक्चुरीज जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक बार आप मैप में ये सब देख सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि कांगेर वैली नेशनल पार्क में जो केव्स हैं जिनकी बात हमने की, फॉर एग्जाम्पल कुटुम्बसार, दंडक, कैलाश एटसेट्रा, इसमें स्टैलेगटाइट्स और स्टैलेगमाइट्स है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है क्या होते हैं स्टैलेगटाइट्स एंड स्टैलेगमाइट्स। स्टैलेगटाइट्स में क्या होता है कि केव्स की सीलिंग से जो है मिनरल फॉर्मेशंस जो है वो हैंग करते हैं। ये तब होता है जब वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ से ड्रॉप करते वक्त और उसके बाद वाटर जो है वो तो एवेपोरेट कर जाता है, लेकिन वाटर में जो मिनरल्स प्रेजेंट थे या अगर स्नोफॉल होता है तो इन दैट केस स्नो के अंदर भी वो जो है वो रह जाते हैं, वो डिपोजिशंस जो हैं वो रह जाती हैं एंड देन इट टेक्स अ पिलर लाइक शेप। विल सी ओवर हियर।
ये जो ऊपर से हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहते हैं स्टैलेगटाइट्स, और जो नीचे से ग्रो कर रहे हैं वो है स्टैलेगमाइट्स। स्टैलेगमाइट्स भी एक तरीके का रॉक फॉर्मेशन है दैट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ अ केव ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल एंड इट इज डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर फ्रॉम सीलिंग ड्रिपिंग। सीलिंग से जो ड्रिप करती है वहां से, और मोस्टली दीज आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें होती हैं और मिनरल डिपोजिशन है, लेकिन इसके अलावा इसमें मड हो सकता है, फिर लावा हो सकती है, सैंड, पिच, ये सब चीजें जो है ये रह सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क या स्पेन। रिसेंटली इसरो ने एक MOU साइन किया है विद सोशल अल्फा, जो एक वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। क्या है डिटेल में समझेंगे। स्पेस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है जिसका नाम है स्पेन। इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। स्पेस सेक्टर में हमें पता है कि पहले गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, कंट्रोल था, लेकिन धीरे धीरे अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसरो का जो इन स्पेस है, सिमिलरली नासा ने भी ओपन अप किया है। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है कि रिसर्च में इसरो फोकस कर सके और जो दूसरी इनोवेशन की कैटेगरीज हैं, जो दूसरी चीजें हैं, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का भी हम साथ ले सके। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है, स्पेन प्लेटफॉर्म को। इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्पेस टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस, स्पेस एंड मोबिलिटी, एरोस्पेस मटेरियल, सेंसर, एवियोनिक्स, इन सब चीज़ों में इनोवेशन लाए और भी अच्छी प्रोडक्ट्स को हम तैयार कर सके और स्पेस सेक्टर को और भी हम बूस्ट कर सके। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, डिफरेंट प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को, जो कि एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और स्पेस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन दी कंट्री। ये जो पार्टनरशिप है, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन प्रोवाइडिंग फर्दर स्टिमुलस टू इंडियाज रिसेंट स्पेस रिफॉर्म पॉलिसीज, जिसमें मार्केट पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया गया है। और हमें पता है कि इंडिया का जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और स्पेस टेक इनोवेटर्स को भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को शोकेस कर सके और देश को आगे बढ़ा सके, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को डेडिकेट किया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज विजिंजाम प्रोजेक्ट। 2015 में शुरू किया गया विजिंजाम प्रोजेक्ट और स्केड्यूल के हिसाब से 2019 के अंदर कंप्लीट हो जाने की बात थी, लेकिन रिपीटेड डिलेस की वजह से प्रोजेक्ट अभी भी सफर कर रहा है। विजिंजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, जिसे विजिंजाम पोर्ट भी कहते हैं, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है। ट्रिवेंड्रम सिटी के पास अरेबियन सी कोस्ट में ये पोर्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल सी पोर्ट है, इसकी जो ओनर है गवर्नमेंट ऑफ केरला है और ये नेचुरल पोर्ट जो है इंटरनेशनल शिप रूट के पास ही है। मल्टीपर्पज है एज मेंशन्ड अर्लियर एंड इट विल अफेक्ट existing cargo movement to other ports and will cater to transshipment. विजिंजाम पोर्ट जो है ये कोएग्जिस्ट करेगा और कॉम्पीट करेगा विद इंटरनेशनल पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल कोलंबो पोर्ट, सिंगापुर, दुबई पोर्ट, इन सब के साथ ये कॉम्पीट करेगा। विजिंजाम पोर्ट को बनाने की जो आइडिया है, सबसे पहले ये दी गई थी बाई रामास्वामी अय्यर, जो ट्रावनकोर के दीवान थे 1920-1923 के बीच में, और उन्हीं का ये आइडिया था। लेकिन उसके बाद एट प्रेजेंट जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पोर्ट का, इसे 25 साल पहले ही कंसीव किया गया इस आइडिया को। ये जो पोर्ट है इसे बनाया जा रहा है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे, मतलब ये एक पब्लिकली गवर्न्ड पोर्ट है, मतलब इसमें जो
पोर्ट अथॉरिटी है, ये रेगुलेटरी बॉडी है पोर्ट की, एंड इट एक्ट्स एज अ लैंडलॉर्ड, मतलब गवर्नमेंट ही है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है दे विल कैरी आउट पोर्ट ऑपरेशंस, जिसमें कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज जो है मेनली वो रहती हैं। तो इसी तरीके का ये मॉडल है। तो ओनरशिप तो पोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास ही रहती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए पोर्ट को लीज आउट किया जाता है टू प्राइवेट फर्म्स, जो कि उसकी पोर्ट की मेंटेनेंस करेंगे, उसकी जो दूसरी सुपर स्ट्रक्चर है उसे भी प्रोवाइड करेंगे, अपनी खुद की इक्विपमेंट्स भी लगाएंगे, हैंडल करेंगे कार्गो को, और इन रिटर्न जो रेवेन्यू है वो उन्हें प्राइवेट एंटिटी को मिलता रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्टिनिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। फीमेल एलिफेंट्स की एक हर्ड जो है ये कॉन्टिनिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में अभी घूम रही है इन सर्च ऑफ मेट्स इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। बात करेंगे इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। कॉन्टिनिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के पलमनर कुप्पम फॉरेस्ट रेंजेस में लोकेटेड है। ये आंध्र प्रदेश की एकमात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट्स पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ये सैंक्चुरी आती है। इस मैप में हम देख सकते हैं कि कहाँ पे स्थित है कॉन्टिनिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये आंध्र प्रदेश में है लेकिन तमिलनाडु के बॉर्डर के पास स्थित है, तो इसीलिए यहाँ से जो एलिफेंट्स है यहाँ पे पहुंचे हैं कॉन्टिनिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, थॉर्नी स्क्रब्स पाए जाते हैं। इसके अलावा पालार रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, कांदनिया और कायगल, ये दोनों भी इस सैंक्चुरी से गुजरते हैं। ये जो सैंक्चुरी है इट इज सिचुएटेड इन अ रीजन वेयर द कोलार प्लेटो एंड्स, और उसके बाद ये प्लेटो जो है ये स्लोप डाउन करके तमिलनाडु के प्लेन्स में आ जाती हैं। तो कोलार प्लेटो जहां पे एंड होता है यहीं पे ये सैंक्चुरी सिचुएटेड है। इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की वेस्ट में एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम है कैगाल। कैगाल वाटरफॉल जो है इट इज लोकेटेड इन कॉन्टिनिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी only. Moving to the next topic, One District, One Product, Districts as Export Hub Initiative. Recently, One District, One Product और Districts as Export Hub, इन दो इनिशिएटिव्स को ऑपरेशनली मर्ज कर दिया गया है। One District, One Product या फिर ODOP जो है इसे लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2018। लेटर यूनियन गवर्नमेंट ने इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन 2018। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्पॉन्सर करती है और इसमें शेयर करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉर रनिंग दिस स्कीम। इट एम्स टू फैसिलिटेट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ओडॉप का कोर आइडिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को चूज करना और उसे प्रमोट करना। तो चूज एंड प्रमोट वन प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। इस प्रोग्राम का मकसद है डिस्ट्रिक्ट्स को हेल्प करना टू अटेन देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती रहे। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोसेस। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट से आइडेंटिफाई करती है एक प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट एग्री प्रोडक्ट हो सकती है, कोई एक पेरिशेबल या फिर सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट हो सकती है, फूड प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल इनोवेटिव दूसरी कोई प्रोडक्ट्स भी हो सकती है। तो इस तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट किया जाता है अंडर दिस स्कीम। डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसमें एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी फोकस किया जाता है एट द ग्रास रूट लेवल। एंड इसमें स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जो है इन्हें अकाउंटेबल भी किया जाता है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल रहे एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। इस इनिशिएटिव के अंदर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी जो है इसे फॉर्म किया जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान। हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट्स प्रमोटेड हो उसके लिए एक्शन प्लान ये कमेटी तैयार करती है और इसकी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए ये कमेटी जो है ये रेकमेंड करती है एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, मतलब एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल हो, फूड प्रोसेसिंग हो, दूसरी एमएसएमई सेक्टर्स की जो है डिपार्टमेंट्स वो हो, सभी जगहों से ठीक से एक्सपोर्ट्स हो जाए। इसके लिए एक
डिपार्टमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें सेक्रेटरीज रहे ऑफ द रिलेटेड मिनिस्ट्रीज। इसी के लिए ये रिकमेंडेशन है। कमेटी ने ये भी नोट किया है कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उन्हें भी इन्वॉल्व होना चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो रिसेंटली इस इनिशिएटिव को ओडॉप के साथ मर्ज कर दिया गया है क्योंकि दोनों में ही डिस्ट्रिक्ट का एक सिग्निफिकेंट रोल है। ओडॉप में हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक यूनिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है और जो एक्सपोर्ट्स हब इनिशिएटिव है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जाता है। तो अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो इन दैट केस और भी बूस्ट हो जाएगा और भी जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट वो भी बढ़ जाएगी और ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी। इट विल इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंटली और जो आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स भी बूस्टेड होगी। सो दैट इज़ वाई दिस मर्जर इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर IUCN रेड लिस्ट। एक रीसेंट असेसमेंट के बाद हिमालय में पाई जाने वाली 3 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज को IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया है। इसमें पहला है मिजोट्रोपिस पेलिटा, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर है फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, ये वल्नरेबल है। और फाइनली थर्ड स्पीशीज है डैक्टाइलोराइजा हैटागिरिया, ये एंडेंजर्ड है। मिजोट्रोपिस पेलिटा, जिसे कॉमनली पटवा भी कहा जाता है, ये एक पेरेनियल श्रब है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है टू उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में ही पाई जाती है, एंडेमिक है। ये स्पीशीज जो है इसे लिस्ट किया गया है एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बेस्ड ऑन इट्स लिमिटेड एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी। बस 10 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया ये ऑक्यूपाई करता है उत्तराखंड में। दिस स्पीशीज इज थ्रेटेंड क्योंकि डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से ये स्पीशीज जो है इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती जा रही है। इसकी जो एसेंशियल ऑयल है इस प्लांट की, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ दिस प्लांट और इस में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है फॉर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स और इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। अगली हिमालयन प्लांट स्पीशीज है फ्रिटिलेरिया सिरहोसा। ये एक हर्ब है और इसकी पॉपुलेशन 30% से ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है ओवर द लास्ट 22 to 26 ईयर्स। इलीगल ट्रेड और एक्सटेंसिव हार्वेस्टिंग की वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है। इसकी जर्मिनेशन पोटेंशियल भी बहुत पुअर हो रही है। ट्रेड वैल्यू इसकी बहुत हाई है और इसीलिए इसे इलीगली ट्रेड किया जाता है। एट प्रेजेंट ये वल्नरेबल कैटेगरी में इसे डाला गया है। चाइना में इस प्लांट स्पीशीज को यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइल डिसऑर्डर्स एंड निमोनिया। ये प्लांट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग कफ सप्रेसेंट है, कफ सिरप का काम करती है यू कैन से, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। थर्ड जो मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज जिसे रेड लिस्ट में डाला गया है वो है डैक्टाइलोराइजा हैटागिरिया। ये थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये सारी चीज़ों की वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है। लेकिन वैसे इस स्पीशीज को एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। दूसरी जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स है मेडिसिन की, इसमें इसे यूज़ किया जाता है टू क्योर डिसेंट्री, गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक फीवर, कफ, स्टमक एक, इन सब को ट्रीट करने के लिए डैक्टाइलोराइजा हैटागिरिया का यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी प्लांट स्पीशीज है जो एंडेमिक है, जो सिर्फ हिंदू कुश माउंटेन्स और हिमालयन रेंजेस में पाई जाती है। अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इस रीजन में जो हिमालयन रेंजेस हैं यहाँ पे ये प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ल्यूसोफोन वर्ल्ड। रिसेंटली गोवा में इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल को शुरू किया गया। क्या है ल्यूसोफोन, समझते हैं। ल्यूसोफोन वर्ल्ड, दुनिया में 4 कॉन्टिनेंट्स में ऐसी 9 कंट्रीज जहाँ पे मोस्टली पोर्तुगीज बोली जाती है, इन्हें कहते हैं ल्यूसोफोन कंट्रीज, एंड दीज कंट्रीज आर मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। पोर्तुगीज लैंग्वेज 265 मिलियन स्पीकर्स बोलते हैं वर्ल्ड वाइड, सो इट इज़ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। इंडिया में भी पोर्तुगीज की इम्पोर्टेंस कहाँ से
है बेसिकली वास्को द गामा जब इंडिया में आए थे, एंड सिंस देन इंडिया में पोर्तुगीज प्रेजेंस है। तो 1498 में जब वास्को द गामा इंडिया आए थे तभी से इंडिया का एंगेजमेंट शुरू हुआ है, और अभी एट प्रेजेंट ह्यूज पोटेंशियल है कि जो भी पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज हैं जिन्हें CPLP भी कहा जाता है, कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, इनके साथ इंडिया अपनी ट्रेड को स्ट्रेंथन करे, एक्सपैंड करे, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को बढ़ाए, इसकी पोटेंशियल ह्यूज है। CPLP के साथ इंडिया ब्लू इकोनॉमी से शुरू करके रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, कनेक्टिविटी, मोबिलिटी एंड ट्रेड हर इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में फोकस कर सकता है। लूसोफोन वर्ल्ड में जो कंट्रीज आती हैं वो है अंगोला, ब्राजील, केप वर्दे, गिनी बसाओ, मोजाम्बिक, पोर्तुगल, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे और तिमोर लेस्टे। तो इंडिया का एंगेजमेंट इन कंट्रीज के साथ काफ़ी बढ़ा है। ट्रेड की अगर हम बात करें तो CPLP कंट्रीज के साथ ट्रेड लास्ट डेकेड में 6-fold इंक्रीज हुआ है। इंडिया जो है लास्ट ईयर 2021 में इंडिया ने CPLP को ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, associate observer state, and since then India is also celebrating World Portuguese Language Day, जो एक कल्चरल फेस्टिवल है, इसे भी इंडिया अभी सेलिब्रेट कर रहा है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू CPLP बिकॉज इंडिया ने ज्वाइन किया है एज एन एसोसिएट ऑब्जर्वर। CPLP में कौन से कंट्रीज आते हैं वी हैव डिस्कस्ड, एंड दे कंप्राइज अराउंड 300 मिलियन पीपल एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और यूरोप। Moving to the next topic, GEF UNIDO B project. Recently ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है, इसने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल कॉन्क्लेव ऑन एक्सेलरेटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन MSMEs, एंड ड्यूरिंग दिस इनॉग्रल सेशन जो GEF UNIDO और BE का प्रोजेक्ट है इसे शोकेस किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने BEE दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ कोलैबोरेशन में आके एग्जीक्यूट किया है एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन सिलेक्टेड MSME क्लस्टर्स इन इंडिया। इस प्रोजेक्ट को फंड किया है GEF ने, दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। क्या है ये प्रोजेक्ट? इसे 2011 में शुरू किया गया था, और इस प्रोजेक्ट का एम है कि MSME सेक्टर में जो एनर्जी इंटेंसिव एंटरप्राइजेस हैं, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज का एनहांस्ड यूज हो सके। इसके लिए इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी मार्केट एनवायरनमेंट तैयार की जाती है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर सके ये सारी एंटरप्राइजेस। ये प्रोजेक्ट जो है इसे सपोर्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हमें पता है कि अभी एक ट्रांजिशन चल रहा है, हर एक सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है ताकि हमारी जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं INDCs उन्हें हम मीट कर सके, हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे हम रिड्यूस कर सके। तो इसका जो प्रभाव है इस प्रोजेक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। हमें पता है कि MSME सेक्टर जो है वो बैकबोन है इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी का। यहाँ पे ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज तो नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका पोल्यूशन हो, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी छोटी जो इंटरप्राइजेस है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स हो गया, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो है ही, पावर लूम से लेके सब कुछ के लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। अगर इस एनर्जी को हम जो कन्वेंशनल एनर्जी जिस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है कोल और दूसरी फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके, उसका ना यूज़ करके अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो भी कम हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट का यही एम है कि MSME सेक्टर में जो एंटरप्राइजेस हैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो है इसका अडॉप्शन हो। MSME सेक्टर में ज़्यादातर जो एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मेजर्स को अडॉप्ट अभी तक नहीं किया है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर बेस करके मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी फोकस किया है ऐसे इंटरवेंशंस पे, जिससे इस MSME सेक्टर में भी जो ह्यूज एनर्जी कंजर्वेशन पोटेंशियल है उसे हम टैप कर सके, और जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का मार्केट है इसको भी हम इस सेक्टर के थ्रू बूस्ट कर सके।
इस प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि डिफरेंट कंट्रीज को असिस्ट करती है उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। UNIDO के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 170 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि एक साथ दे सेट द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड प्रिंसिपल्स थ्रू देयर बाई एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस। UNIDO को एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1966 बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। एम था टू प्रमोट एंड एक्सेलरेट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि धीरे धीरे इमर्ज कर रहे थे डीकॉलोनाइजेशन के बाद। तो इन डेवलपिंग कंट्रीज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से हो, एक्सेलरेट हो जाए, इसी एम से इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था, स्पेशली उन डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पे इंडस्ट्रियल बेस पहले से नहीं था। इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के बाद कई बार इसे रिस्ट्रक्चर और रिफॉर्म किया गया। फॉर एग्जांपल 2013 में लीमा डिक्लेरेशन ने इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन है इसे एक्सपैंड किया। पहले था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अभी जो मिशन है उसे एक्सपैंड करके किया गया इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। माइंडलेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तो अभी जगह है ही नहीं बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एट्सेट्रा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस मिशन को एक्सपैंड किया गया और इसमें एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने की जो प्रोविजन है उसे भी ऐड कर दिया गया। UNIDO जो है ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप UNDG का भी मेंबर है, जो कि एक कोलिशन है, हमें पता है यूएन एंटिटीज का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना, फुलफिल करना, इन्हें इस UNDG का मकसद है और UNIDO जो है ये UNDG का ही एक मेंबर है। अगली स्टेक होल्डर है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसे 2002 में क्रिएट किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इस एजेंसी का फंक्शन है ऐसी प्रोग्राम्स को डेवलप करना ताकि जो इंडिया में एनर्जी की कंजर्वेशन हो और एनर्जी की एफिशिएंट यूज हो। 2010 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी प्रपोजल्स दी जिसमें इंडिया में कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जिसमें BEE रेटिंग का होना मैंडेटरी है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं हर एक सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी को हम फोकस में ला सके और हम एनर्जी कंजर्वेशन की जो मिशन है इसे हम इम्प्लीमेंट कर सके, यही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का टारगेट है। तो इंडिया में एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सके इकोनॉमी में, ये इसकी एम है। तीसरा स्टेक होल्डर है GEF दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। ये एक मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल फंड है जो ग्रांट्स प्रोवाइड करता है और फाइनेंस करता है ऐसी प्रोजेक्ट्स को जो कि रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से, क्लाइमेट चेंज से, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, POPs दैट इज पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा है, मर्क्यूरी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल सिटीज डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी ऐसी सारी प्रोजेक्ट्स जो चलाई जा रही हैं जो इन सब थीम से रिलेटेड हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना ही GEF का प्राइमरी मोटिव है। 1992 के रियो अर्थ समिट से पहले GEF को एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें 184 कंट्रीज हैं इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है, सभी मिलके GEF का पार्ट बनते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कुछ और कन्वेंशंस हैं जिनकी फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे सर्व करता है GEF। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या CBD, UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCCD दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP दैट इज पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और मीनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। इन सब को GEF से ही फंडिंग होती है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सो CBD, UNFCCC, UNCCD, Stockholm Convention on POPs and Minamata Convention on Mercury। GEF मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, इसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स। नंबर 1,
Strep A or Group A streptococcus is a type of virus found in the throat and on the skin, and in most people does not cause any symptoms known as being colonized. However, in some people it can cause a range of different illnesses of the nose, throat and lungs. Next, Kanger Valley National Park is located in the state of Odisha. Next, ODOP or One District One Product is a central sector scheme. It aims to facilitate balanced regional development across all districts of India. Next, Mesotropis pellita, commonly known as patwa, is a perennial shrub with restricted distribution that is endemic to Uttarakhand. Next, the Lusophone world is spread in 25 countries across 4 continents, and Spanish is the most widely spoken language in the southern hemisphere. With this, we come to an end of this session. Thank you.